गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मगध साम्राज्य का उदय। मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर या गिरिब्रज था। मगध का पहली बार उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध का पहली बार उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध सबसे बड़ा महाजनपद था। मगध पे शासन करने वाला पहला वंश फिरधत था, जिसकी स्थापना फिरधत ने किया था। मगध का वास्तविक उत्थान हर्यक वंश से हुआ। मगध का वास्तविक उत्थान हर्यक वंश से हुआ। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। इसके शासक पहले थे बिंदुसार, जो 544 ईस्वी पूर्व से 462 ईस्वी पूर्व तक। दूसरे नंबर पर थे अजातशत्रु, जो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। तीसरा थे उदयन, 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व तक। बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य का बागडोर संभाला और 52 वर्षों तक शासन किया। इन्हें जैन साहित्य में श्रेणी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सेना रखने वाला। बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है सेना रखने वाला। प्रथम पत्नी महाकौशल्या देवी थी, जो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी, और उनके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला, जिसे 1 लाख की वार्षिक आय होती थी। दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना, जिनको छलना भी कहा जाता है, छलना थी, जिसे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के भद्र कुल की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अंगराज को जीतकर उसे मगध में मिलाया और अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। उससे उस अंगराज का शासक ब्रह्मगुप्त थे। उस समय अंगराज का शासक ब्रह्मगुप्त थे। यानी बिंबिसार ने अंगराज को जीतकर उसे मगध में मिलाया और अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। उस समय वहां अंगराज का शासक ब्रह्मगुप्त थे। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत से मित्रता की थी तथा अपने राज वैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा था। तो क्वेश्चन है कि जीवक किसके राज दरबार में था? बिंबिसार के राज दरबार में था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पे बैठा। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राज वैद्य जीवक को भेजा। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दूसरे नंबर पे आएंगे अजातशत्रु, 492 ईसा पूर्व से 407 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक शासन किया। इसका उपनाम कुनिक था। इसका उपनाम क्या था? कुनिक था। वह आरंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था। अजातशत्रु ने रथमुसल एवं महाशिला कंटक अस्त्र का प्रयोग किया। अजातशत्रु ने रथमुसल तथा महाशिला कंटक अस्त्र का प्रयोग किया। अजातशत्रु का मंत्री वस्कार था। अजातशत्रु का मंत्री वस्कार था। अजातशत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ और विजय हुआ। बाद में काशी और वैशाली दोनों मगध के अंग बन गए। राजगिर की सप्तमणि गुफा में प्रथम वर्ष समिति का आयोजन हुआ। मतलब राजगिर की सप्त गुफा में प्रथम बौद्ध समिति का आयोजित हुआ। अजातशत्रु को उसका पुत्र उदयन ने मार डाला। उदयन 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व तक। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन ने किया। जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व तक था। इसका पहला शासक थे शिशुनाग, जो 412 से 394 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग वंश का स्थापना शिशुनाग ने किया।
इसने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसने वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पे बैठा। कालाशोक 394 ईस्वी से 366 ईस्वी पूर्व तक। इसका नाम पुराण तथा दिव्यदान में काकवन मिलता है। इसने वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और 28 वर्षों तक शासन किया। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने कालाशोक के मृत्यु के बाद मगध पे 22 वर्षों तक शासन किया। पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म नंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी और नंद वंश की स्थापना कर ली। नंद वंश 344 ईस्वी पूर्व से 330 ईस्वी पूर्व तक। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक एक क्षुद्र था। महापद्म नंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया। इसने एक छत्र शासक की स्थापना की तथा एकराट की उपाधि धारण किया। महापद्म नंद के 8 पुत्र थे। घानानंद भी इसी का पुत्र था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। यानी कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घानानंद था, जो महापद्म नंद के 8 पुत्र में से एक थे। अब पढ़ते हैं घानानंद। सिकंदर का समकालीन था। इसी समय में 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। यानी कि जब सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था उसमें मगध का साम्राज्य कौन था? तो घानानंद था। यूनानी लेखक ने इसे अग्रमिज कहा है। घानानंद के दरबार में चाणक्य यानी तक्षशिला का आचार्य आया था। वह घानानंद द्वारा अपमानित किया गया। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घानानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रख दी। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घानानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी। सिकंदर पढ़ते हैं। सिकंदर दिलीप द्वितीय, जो सिकंदर का पिता था, 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईस्वी में कर दी गई। पिता के मृत्यु के पश्चात लगभग 20 वर्षों की अल्प आयु में ही वो सिंहासन पर बैठा। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। यूनानी शासक सिकंदर 326 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया। भारत विजय के तहत सिकंदर 326 ईस्वी में बल्ख यानी बैक्ट्रिया क्षेत्र को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत खैबर दरा पार कर भारत आया था। सिकंदर बल्ख यानी बैक्ट्रिया क्षेत्र को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत यानी खैबर दरा था, उसको पार कर कर भारत आया था। सिकंदर के आक्रमण के समय अस्यक एक सीमांत गणराज्य था, जिसकी राजधानी मरसाग थी। सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुषों सैनिक के मारे जाने के बाद वहां की स्त्रियों ने युद्ध किया तथा समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया गया। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइपेपिज या झेलम या विस्तारता के युद्ध से जाना जाता है। इसमें पोरस की हार हुई। 19 महीने तक भारत में रहने के बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसको पार करने से मना कर दिया। 19 महीने तक भारत में रहने के बाद सिकंदर की सेना ने, सेवा लिखा गया है, सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसको पार करने से मना कर दिया। सिकंदर ने पोरस पर जीत की स्मृति पर निकैया नगर बैठाया। बौकाफेला शहर अपने प्रिय घोड़े के नाम पर एक शहर बसाया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हो गई। भारतीय ने गंधार कला यूनानियों से सीखा। भारतीय शैली एवं यूनान शैली को मिलाकर गंधार शैली बनी। सिकंदर के साथ आए लेखकों में नियाकस, आर्सिकिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक अनुमानित एवं विश्वसनीय हैं।
भारतीय ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। उल्लुक शैली के सिक्के इसी के प्रमाण हैं। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी में भारत से लौटा। सिकंदर का जल सेनापति का नाम नियाकस था। सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला नगर स्थित है। सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला नामक शहर स्थित है। तो ये था मगध साम्राज्य का उदय। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य।